देखिए बच्चों, कल जो है हमने आरसीसी में यूज़ होने वाले मटेरियल्स के बारे में बात की थी और हमने आरसीसी के इंट्रोडक्शन को डील किया था। आज हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की बात करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करेंगे और हमने कहा था कि हम कुछ एजम्पशंस की बात करेंगे जिस पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड बेस्ड होता है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि आप लोग IS 456 2000 प्रिपेयर कर लेंगे। उसके पेज 80 में जाएंगे तो वहाँ पे ये एजम्पशंस लिखे हुए हैं। इन एजम्पशंस को हम फिर से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, एक चीज मैंने पिछले लेक्चर में बनाई थी, एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन रिमेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में जब बीम में लोडिंग होती है तो जो सेक्शन बेंडिंग से पहले प्लेन होते हैं वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन होते हैं। कल मैंने आपको एग्जाम्पल देके पूरा बीम देख के बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि ये बीम इस तरीके से बेंड होती है, ये ओरिजिनल बीम थी जिसका एक क्रॉस सेक्शन हम AB लेते हैं, तो होता क्या है, ये जब बेंड होती है तो ये प्लेन इस तरीके से हो जाता है। तो अगर ये तल है, अगर ये माने कि ये अलग अलग पतले पतले फाइबर से मिलके बना हुआ है, पतले पतले रेशों से मिलके बना है, तो देखिए इस सेक्शन में रेशा आ रहा होगा, एक रेशा, दो रेशा, तीन रेशा, इस तरीके से रेशे आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे डॉट बना दें, 1 2 3 मार्क कर दें, तो जब ये बीम बेंड होगी तो ये 1 2 3 आपको इसी प्लेन पे मिलेंगे। ये नहीं मिलेंगे कि 1 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, 3 इधर चला गया। इसका मतलब ये है कि इस बीम के जो फाइबर्स हैं वो यूनिफॉर्म ढंग से या तो उनकी लेंथ बढ़ रही है या घट रही है। और इसका दूसरा मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होगा, कंप्रेशन। ये न्यूट्रल एक्सिस है। यदि कंप्रेशन को हम इस तरफ दिखा रहे हैं तो ये कंप्रेशन स्ट्रेन होगा और नीचे की ओर क्या होगा, टेंशन होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। और ये स्ट्रेन डायग्राम है। यहाँ पे अगर हम कहें कंप्रेशन स्ट्रेन है, जिसको हम कह लें सिग्मा C, और इसको कह लें टेंशन स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन है सिग्मा T। तो ये सिग्मा T और सिग्मा C जो है ये एक स्ट्रेट लाइन से, इप्सिलॉन है, सॉरी सिग्मा नहीं, इप्सिलॉन C और इप्सिलॉन T, ये एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो रहा है। तो प्लेन सेक्शन दैट रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन है वो यूनिफॉर्म हो रहा है, या स्ट्रेन डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन है। ये कब मानते हैं, जब हम इलास्टिक थ्योरी मानते हैं। तो इलास्टिक थ्योरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि हमें स्ट्रेन डायग्राम एक लीनियर रिलेशनशिप मिल जाती है। क्योंकि इलास्टिक डिजाइन में हम ये भी मानते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर मानते हैं, इसलिए स्ट्रेस डायग्राम भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, जिससे हमारे कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट देखिए एजम्पशन है, टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील एंड नॉट बाय कंक्रीट। एक चीज हमने डिस्कस की थी कल के लेक्चर में कि जो कंक्रीट होती है इट इज वेरी वीक इन टेकिंग द टेंशंस। तो हमने ये भी बताया था कि टेंसाइल स्ट्रेस, अगर हम फ्लेक्चर की बात करें, बीम में जब बेंड होता है, देखिए टेंशन दो तरीके से होता है या कंप्रेशन भी दो तरीके से होता है। एक तो हम किसी चीज को डायरेक्ट फोर्स लगा के कंप्रेस करें या डायरेक्ट फोर्स लगा के खींचे। दूसरा होता है जो बीम में होता है, जो बेंडिंग के कारण होता है। बेंडिंग के कारण क्या है, अगर इस तरह से बेंडिंग हो रही है तो बॉटम में क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। ये टेंशन किस वजह से हो रहा है, बेंडिंग की वजह से हो रहा है। इस कंडीशन को फ्लेक्चर बोलते हैं। इसी तरह अगर ऊपर हो रहा है, कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, बेंडिंग की वजह से हो रहा है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है, अगर हम बेंडिंग की बात करें तो वो ये मानी जाती है कि स्टील कितनी लेते हैं, कंक्रीट कितना देता है, 0.7 रूट FCK। ये कल हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे IS कोड हमसे कहता है कि आप कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेस को निग्लेक्ट करेंगे और ये मानेंगे कि सारा का सारा जो स्ट्रेस है वो किसने लेना है, स्टील ने बियर करना। तीसरा है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर वर्किंग लोड। वर्किंग लोड मतलब जिस लोड के लिए हम इसको डिजाइन करेंगे, जो वास्तव में किसी स्ट्रक्चर में लोड आएगा, वो लोड इतना होना चाहिए कि स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती हो सके। स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती हो सके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन में डायग्राम बना रहे थे, कल बता रहे थे, इस तरह से बाई स्टील का केस अगर ले लें
तो वास्तव में जो लोडिंग है, वास्तव में जो स्ट्रक्चर में लोडिंग हो रही है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो वो इस लिमिट के नीचे ही रहे, कहीं इसके ऊपर ना जाए। तो जो भी स्ट्रेस उसमें डेवलप होगी वो स्ट्रेन के समानुपाती होगी। एक चीज हमने और कल डिस्कस की थी, जैसे कहा था मॉड्यूलर रेशियो एम के लिए हमने कहा था, कल डिस्कस किया था कि एम का मान कितना होता है। ये दो मॉड्यूलर रेशियो का जो इलास्टिसिटी का रेशियो होता है ES अपॉन EC, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के रेशियो को क्या कहते हैं, मॉडुलर रेशियो कहते हैं। IS कोड ये मानता है कि ये मॉडुलर रेशियो दो इलास्टिसिटी का रेशियो है। एक चीज हमने और डिस्कस की थी कल कि जो ES होता है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और EC को हमने बताया था 5000 √FCK होता है। लेकिन हमने ये भी बताया था कि मॉडुलस जो है ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस होता है, और वास्तव में जो मॉडुलस होता है वो थोड़ा चेंज होता है, वेरी करता है, और इस चीज पे डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर पे लॉन्ग टर्म लोडिंग क्या हो रही है। तो IS कोड ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए ये बताया कि ठीक है, हम ये चीज मॉडुलर रेशियो समझ जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो M की वैल्यू हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC, ये फॉर्मूला दिया। तो M को हम ऐसे नहीं निकालेंगे, M को हम निकालेंगे 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC। बट मॉडुलर रेशियो का जो कंसेप्ट है वो हम ऐसे ही समझेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द टू मटेरियल्स। जो कंपोजिट मटेरियल हमारा RCC बना है, इसमें दो कंपोनेंट है, कंक्रीट और एक स्टील। तो स्टील और कंक्रीट के जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसके रेशियो को हम मॉडुलर रेशियो बोलेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू जो है हम 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC से लेंगे। अब देखिए IS कोड 2456/2000 में पेज 81 में देखिएगा, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट दी हुई है। देखिए पहले मैं वो वैल्यू डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारी आते जाएंगी, जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो इस कोड में और भी वैल्यूज है इसी टेबल में, वो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो देखिए परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, मतलब कंक्रीट में कौन कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप हो सकती है। एक तो हो सकती है डायरेक्ट कंप्रेशन, कंक्रीट जो है कंप्रेशन लेने में स्ट्रॉन्ग होती है। डायरेक्ट कंप्रेशन मतलब कोई कॉलम है जिस पे लोड आ रहा है, वो कहलाएगा डायरेक्ट कंप्रेशन। दूसरा भी हमने बताया जो फ्लेक्चर की वजह से, बेंडिंग की वजह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होंगी, ये कहलाती है सिग्मा CBC। सिग्मा CBC मतलब क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। मतलब बेंडिंग के कारण जो कंप्रेशन कंक्रीट में डेवलप हो रहा है वो कितना आप अलाउ कर रहे हैं, ये लगभग 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके होता है। मतलब लगभग FCK/3 मान लीजिए, लगभग FCK/3। तो आप 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 20 को 3 से करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन वैल्यू हमको ये लेनी है। कई बार बच्चे क्या होता है भूल जाते हैं, वो M20 या M25 में उनको कंफ्यूजन है, यार 8.5 वैल्यू थी, ये 25 की थी या 20 थी। तो इतना आप याद रखिए कि ये FCK/3 है। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब 25/3, तो ये करीब 8 के आसपास है। इसका मतलब अगर 8.5 वैल्यू हमको याद है तो M25 के लिए होगी, ना कि M20 के लिए होगी। ये आप एक याद करने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए ठीक कर सकते हैं। दूसरा है डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन की वैल्यू होती है FCK/4 या 0.25 FCK। तो देखिए अगर हम 20 को 4 से डिवाइड करें तो 5 आ रहा है। इसी तरह ये वैल्यूज आप रिमेंबर कर सकते हैं। ये वैल्यू आपके कोड में दी होती है, लेकिन फिर भी यदि याद है तो आपको देखने के लिए बार बार कोड को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए अगर इस पर्टिकुलर M की वैल्यू में निकालनी है, और मान लीजिए M15 के लिए निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू सिग्मा CBC। सिग्मा CBC कितना है, 5। ये 5 रखेंगे तो ये वैल्यू 18.67 रहेगी, ठीक है। इसी तरह जब 20 है, 20 में हम ये वैल्यू रखेंगे 7, तो 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 13.33 आएगा। एक चीज और है कि कई किताबें इसको 18 लिख देती हैं, 19 लिख देती हैं, इसको 13 लिखती हैं। तो यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे। राउंडिंग ऑफ कोड हमें परमिट नहीं करता, और हम इसको पूरी की पूरी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से M की वैल्यू निकालिएगा, इन चारों चीजों में M की वैल्यू निकालिएगा और इसको चेक कीजिएगा किसी बुक से, तो आपको बेसिकली मॉडुलर रेशियो निकालना आ गया। एक चीज और देखिए कि यहाँ पे देखने लग रहा है कि 280 और 3 और सिग्मा CBC है, ये सारी स्ट्रेसेस की वैल्यू किसमें है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये MPa में है, मेगा पास्कल में है, अर्थात न्यूटन पर mm स्क्वायर में। सारी की सारी वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में।
हमको एक क्षण ये देख के लग सकता है कि यार सिग्मा सीबी से आ रहा है, इसकी कोई यूनिट होगी, लेकिन मॉडुलर रेशियो बाय कंसेप्ट क्या होता है, दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिट नंबर है, इसकी कोई विमा नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि परमिसिबल स्ट्रेसेस कंक्रीट में हम क्या क्या लेंगे अगर बेंडिंग का केस है तो, और डायरेक्ट कंप्रेशन का केस है तो। अब बात आता है, चूंकि हमारा ये सेकंड वाला एग्जाम्पशन कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस आर इंटायरली टेकन बाय स्टील नॉट बाय कंक्रीट, तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि स्टील वास्तव में कितनी स्ट्रेसेस ले रहा है। तो स्टील में हमने दो चीजें देखी, दो स्टील हम देख रहे हैं, एक माइल्ड स्टील देख रहे हैं जिसको Fe215 बोलते हैं, और एक हाई स्ट्रेंथ हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील जिसको हम Fe415 या Fe500 बोलते हैं। तो देखिए जो माइल्ड स्टील और हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील Fe415 तो एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ, आप कोड में देखेंगे तो और भी एक मीडियम टेंसाइल स्ट्रेस दिया है, Fe500 भी दिया है। ये क्या है, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, मतलब स्टील में कितनी टेंसाइल स्ट्रेस अलाउ है। माइल्ड स्टील के केस में दो चीजें होती है कि आपका जो डाया यूज कर रहे हैं, जो बीम में आप जो बीम में टेंसाइल यहाँ पे हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे टेंसाइल हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्टील यूज कर रहे हैं उस स्टील का डाया यदि 20 mm और उससे कम है तो ये वैल्यू आप 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर या MPa लेंगे। और अगर ये डाया ग्रेटर देन 20 है, देखिए 20 mm है तो भी आप 140 ही लेंगे, अगर 20 mm से ज्यादा है तो ये वैल्यू आप सिग्मा ST की कितनी लेंगे, 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेंगे। सिग्मा ST क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन, ठीक है। ये लगभग जो होती है ये 0.55 FY के आसपास। स्टील के केस में लगभग 1.78 से लेकर 1.8 तक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, तो लगभग 0.55 FY। FY क्या है, ये 250 है। FY या FCK क्या है, मैंने कल बताया था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी 95% या उससे अधिक होती है। अगर ये Fe415 है तो ये वैल्यू आपकी कितनी आती है, चाहे आपका 20 mm का डाया हो चाहे 20 mm से ज्यादा हो, ये आप 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही लेंगे। सिग्मा SC ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई कॉलम है उसमें सरिया डाल रहे हैं, तो वहां पे जो सरिया है वो कंप्रेशन ले रही है, तो स्टील क्या होता है, टेंसाइल भी लेता है कंप्रेशन भी लेता है। तो बीम के केस में ये ज्यादातर टेंसाइल लेता है और कॉलम के केस में कंप्रेशन भी लेता है। तो अगर हम ये देखें कि परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, S मतलब स्टील, C मतलब कंप्रेशन, अगर हम स्टील कंप्रेशन कितनी स्ट्रेस ले रहा है ये देखें तो ये 130 होती है किस केस में, Fe250 के केस में, और हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बाय स्टील में कितनी होती है, 190 होती है। तो ये कुछ स्ट्रेसेस हैं और जो असम्पशंस हैं जो हमको हमारे दिमाग में कंठस्थ होने चाहिए, हमको याद होने चाहिए, जो आगे हमारे काम आएंगे।